हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेआईएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता चल सके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उमाकांत, सीके मेघवंशी, सोनू, रूपिंदरजीत कौर, शैलजा, पूनम, लाखन, मनीषा, मेघी साहू, सरवन, आर के सैनी, गीतांजलि, बाल किशन, अजीत, उर्मिला, विनोद, अर्पिता, मनु, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। लास्ट 3 डे से क्लासेस आपकी कंटिन्यू थी। आई एम नॉट देयर, बट आप लोग लगातार अपना कंसिस्टेंसी जो था वो मेंटेन करके रख रहे थे, सबसे अच्छी बात है। और कल जब से सीएचओ का रिजल्ट आया है तब से आपकी अपनी जेएनसी ने इंडिया में एक बार फिर प्रूव किया कि जेएनसी बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग क्यों है, क्यों इतने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जेआईएनसी से भरोसा करते हैं, जेएनसी को प्यार करते हैं। ऐसी क्या खूबी आपकी जेएनसी में। और ये कल के एग्जाम में, कल जो रिजल्ट आया उसमें एक बार आपकी जेएनसी ने फिर से साबित किए कि हम वादे झूठे नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हम मेहनत करते हैं। और जेएनसी में पढ़ने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शिद्दत से मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते बट ईमानदारी के साथ मेहनत करते, किसी की बुराई नहीं करते बट ईमानदारी के साथ मेहनत करते। और ये ईमानदारी ही जेआईएनसी को जिंदगी में पल पल आगे लेके जा रही है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज से पहले जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे ज्यादा इंक्वायरी जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में होती है, उस इंक्वायरी को क्लियरिफाई करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। ईएसआईसी नॉरसेट, मैं हमेशा कहता हूं वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टिल अवेलेबल इन योर जेएनसी। अभी जो वीडियो की क्वांटिटी वो लगभग 600 के आसपास पहुंच चुकी है। 75% सिलेबस रिकॉर्ड हो चुका है और हर यूनिट के बाद टेस्ट अवेलेबल है। कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, वो सब कंटेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए वो आपकी टीम जेआईएनसी ने पुट किया है। लगातार आपका भरोसा जेआईएनसी को पेंडेमिक करता जा रहा है और ये आपका भरोसा कायम रहना चाहिए बच्चों। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर के नाम से ऐप को डाउनलोड करिएगा, बाय नाउ पे जाके कोर्स को परचेज करें। आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, आप एलईडी टीवी पे एक्सेस कर सकते हो, आप प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। हर जगह ये कोर्स अवेलेबल होगा बच्चों। ओके फाइन, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, डिसलाइक करने वाले भी क्लास देख रहे होंगे बच्चे, आप भी सुन लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज जो है टीम जेआईएनसी की तरफ से और जेएनसी फैमिली की तरफ से कि सीएचओ एमपी का जो कल रिजल्ट आया उसमें आपके अपने जेआईएनसी से पढ़े हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तीसरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन में हर तीसरा बच्चा आपकी जेएनसी से पढ़ा हुआ है, चाहे ऑफलाइन का स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट हो। और ये आप लोगों के भरोसे से और जेएनसी की मेहनत से हासिल हुआ है। तो मैं एक बार उन सभी सिलेक्टेड सीएचओ को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आपके सपनों को आप पूरा करने में काफी हद तक कामयाब हुए। तो ये जो भरोसा आपने जेएनसी परिवार पे दिखाया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे खास बात बच्चों, इंडिया के टॉपर्स भी आपकी जेएनसी से। फर्स्ट रैंक आपका जेएनसी स्टूडेंट, सेकंड रैंक आपका जेएनसी स्टूडेंट। आप यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट रैंक सुरेश कुमार, ऑल इंडिया फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड शिवानी शर्मा। लगातार जेआईएनसी ऑनलाइन में स्टडी करने के बाद इन्होंने साबित किया कि जेएनसी बेस्ट क्यों है, जेएनसी का कंटेंट सबसे हटके क्यों है, क्यों जेएनसी की इतने सिलेक्शंस है। मैं कहता हूं हर तीसरा सिलेक्टेड ऑफिसर जेएनसी परिवार से पढ़ा हुआ बच्चों।
ये शिद्दत से और निस्वार्थ भाव से की हुई मेहनत का नतीजा है और उम्मीद करेंगे आने वाले रिजल्ट में आपका जेएनसी और बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। मैं बताना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू कैन सी अनलिमिटेड नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं। यू कैन सी एवरीबडी, लगातार आपके पास सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट जैसे जेएनसी में पहुंच रही है और उनको आपके सामने पुट किया जा रहा है कि मेहनत करने वालों का हमेशा जीत होती है, जो मेहनत करता है वो जीतता है। दैट यू कैन सी। बहुत सारे बच्चे आपको स्लाइड्स पे दिख रहे होंगे, आप कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। अगेन यू कैन सी गिरिराज पारिक, भगवान सिंह, रिचा, देवेंद्र, लाखन अहिरवार, रोशनी, दामिनी, महेंद्र, वंदना, प्रियदर्शनी परियार, देन बंटी धाकर, मोहन चौधरी, विनय मालवीय, युवराज सिंह, नेमीचंद गुर्जर, भागीरथ, रेणु, विशाल, मोनिका पटेल, रुचि, यू कैन सी अगेन, धारा सिंह, आयुष प्रजापति, नितिन। देयर इज अनलिमिटेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने कहा ना बच्चों, हर तीसरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपकी जेआईएनसी से, हर तीसरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा पढ़ा हुआ है, या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन का स्टूडेंट होगा। लगातार जो बच्चों के डाटा कल से पहुंच रहे हैं वो आप तक पुट किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चों, निस्वार्थ भाव से यदि किसी की मदद करो ना, भगवान भी मान जाता है। और आप तो इतने प्यारे बच्चे हो जो हमेशा हर बात को फॉलो करते, उसका नतीजा आपके सामने है। दैट यू कैन सी एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगेन यू कैन सी वो एक से एक वो चेहरा जो आपके सामने दिख रहा है, आपके आसपास बैठा हुआ आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड, आपके साथ काम करने वाला, वो हर एक चेहरा जो जेएनसी पे ट्रस्ट किया, जेएनसी को अपना माना और आज वो अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हुआ है। और इस कामयाबी का श्रेय इनके परिवार के साथ साथ सबसे पहले श्रेय के हकदार इनके मदर और फादर है, जिन्होंने नर्सिंग करवाई। उसके बाद उस पाथवे पे चलने सिखाना जेएनसी परिवार से उन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगेन यू कैन सी। और एक मैं स्पेशल अनाउंस कर रहा हूं बच्चों, जिकोन कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा के वो स्पेशल जेएनसी फ्यूचर नर्सिंग, जिन्होंने एक साथ बैठकर, ग्रुप में बैठकर एक इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट कर और यह साबित किया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप यहां देख सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लगभग 13 to 14 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा से जेएनसी परिवार से जुड़े थे और उनका पूरा ग्रुप सीएचओ में सेलेक्ट हुआ। मैं आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने जेएनसी पे भरोसा किया। और मैं हमेशा कहता हूं, एक जगह टिक करके पढ़ो, सारी कायनात आपके सामने चली आएगी। ये इन बच्चों ने प्रूव करके दिखाया। ये वो फाइटर्स हैं जो 4 बजे की क्लास का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये वो फाइटर्स हैं लगातार जेएनसी चैनल के साथ जुड़े हुए और जेएनसी के फैकल्टी के द्वारा कंडक्ट की हुई क्लास को फाइनल क्लास मानते हैं, क्रैकिंग क्लास मानते हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ट क्लास मानते हैं। और आज इन सारे ग्रुप का जेएनसी परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिन बच्चों ने अपना पोटेंशियल दिया, जेएनसी पे भरोसा किया। तो ये वो सिलेक्टेड रॉक स्टार है। आप गिनते गिनते थक जाओगे। मैंने कहा ना बच्चों, हर तीसरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो जेएनसी परिवार में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक और मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। ये जो अभी एमपीसीएचओ में सिलेक्टेड बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, इन बच्चों को मैं क्लियर मैसेज देता हूं बच्चों, ये आपका लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका सिर्फ इनिशियल फेज है, ये एक शुरुआत है, ये आपको अपना आपको कॉन्फिडेंट करने का स्टेप है। आखिरी डेस्टिनेशन होगा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। तब तक नहीं रुकना। ये सिर्फ आपकी मेहनत को टेस्ट करने के एक वक्त था, एक टाइम था, और उसमें आप सफल हुए। अपने आपने प्रूव किया कि वी कैन डू, आई कैन डू, और आपने करके दिखाया। आपका सपना सेंट्रल गवर्नमेंट का बच्चों, और उस सपने तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपने अशोक सर और टीम जेएनसी की। हिम्मत रखिएगा, लगातार मेहनत करिएगा, उस सपने तक पहुंचेंगे। उस दिन मैं जरूर आपसे कहूंगा बच्चों, गुलाब जामुन लेके आयो, कि मैंने सपना देखा आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, और आपने सपना देखा कि जेएनसी परिवार के साथ रहकर पहुंचेंगे। वो सबसे बड़ी ताकत है। कुछ बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शायद आपके लिए बच्चों कुछ अच्छा लिखा है, आपको
पेशेंस रखना है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो। यापम का एग्जाम आ रहा है, नेक्स्ट एनएचएम की अनलिमिटेड वैकेंसीज आई एमपी में, आपके सामने अभी 2 अपॉर्चुनिटीज है, दोनों में अपने आप को क्रैक करने का पूरा सिलेबस, बनने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर डेली 4 बजे आप तक पुट करूंगा। स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल है जेएनसी वेबसाइट पे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कर रहे हैं। आपको अपने गोल तक लेके जाने की पूरी जवाबदारी है, क्योंकि भरोसे का दूसरा नाम है जेएनसी जोधपुर। तो हिम्मत रखना है, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ बेस्ट लिखा हो, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, बट जीत आपकी होगी बच्चों। डेस्टिनेशन तक आप जरूर पहुंचोगे, ये मुझे आप पे भरोसा है। इसलिए फिर से उठो, जगो और जेएनसी प्लेटफॉर्म पे दौड़ते चलो बच्चों, क्योंकि ये अपना लास्ट डेस्टिनेशन नहीं था कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। ये एक शुरुआत है आपके अंदर। आप खुद को एनालिसिस करो, जब आप जेएनसी चैनल से जुड़े थे और आज तक अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किया। यदि आप रियली फील कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू बी नॉलेजेबल, तो ये दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है जो करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकते। ये नॉलेज वो ऐसा प्रॉपर्टी है, वो जिंदगी में आपको खुशहाल रखेगा और आप कभी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं हारोगे। तो आपको हार नहीं मारनी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपकी जेएनसी आपके साथ है। आपको फिर उठना है, खड़ा होना है, चलना है। कुछ बेस्ट लिखा अपनी लाइफ में इंतजार कर रहा है। रुक गए तो पीछे रह जाओगे और चलते रहेगे तो पहुंच जाओगे। तो एक बार फिर से सेलेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जेएनसी परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आपके परिवार में जो आपने खुशियां दी, जेएनसी परिवार को जो आपने खुशियां दी, उसके लिए हमेशा सदैव जेएनसी आपके लिए तत्पर रहेगा। जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहें। बट मैंने क्या कहा था बच्चों, अपना आखिरी डेस्टिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच जाओगे नेक्स्ट जिम्मेदारी दे दूंगा बच्चों मैं आपको। ये डिफरेंस होता है बच्चों एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का और एक यूट्यूब चैनल का। एक नॉलेज, एक बंच ऑफ नॉलेज जो नर्सिंग प्रोफेशन में गेन करके कोई आता है, वो उस गुरुकुल में मिलता है। जिन्होंने लाइफ देखा, स्ट्रगल देखा, एटिकेट सीखे, हार्डवर्क किया, वो गुरुकुल के अलावा कहीं नहीं मिलता बच्चों। और आपने अपने जेएनसी गुरुकुल पे भरोसा किया। मैं कहता हूं जेएनसी है तो भरोसा है, जेएनसी है तो क्वालिटी है, जेएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेएनसी है तो मुमकिन है। यह आपने करके दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आपका शुक्रिया। आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और एक नया टॉपिक लेके आया मैं आप लोगों के लिए। आज टॉपिक जो था अपना बच्चा ट्यूब फीडिंग, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी कि क्या है ट्यूब फीडिंग, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। इस तरीके से मैं हर दिन एक नई एनर्जी के साथ नया टॉपिक लेके आपके सामने आता रहूंगा। बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना। ओके फाइन। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस, इसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और राइस ट्यूब पढ़ेंगे और सिंपली वी कैन से ट्यूब फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और वी कैन से राइस ट्यूब, इनको हम सिंपल वे में देखें। नेजोगैस्ट्रिक, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह के ऑर्गन होते हैं। एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है द बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड विद द एनस। माउथ से लेके एनस तक जीआई ट्रैक्ट होता है। हम ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं राइस ट्यूब की, तो हम यहां गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का यूज करते हैं। सिंपल वे में हम देखें बच्चों, इंसर्ट फ्रॉम नोज टू स्टोमक, दैट इज अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो मतलब फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द नोज। और कहां इंसर्ट करें? गैस्ट्रिक का मतलब बच्चों स्टोमक। स्टोमक को हम गैस्ट्रिक पार्ट बोलते हैं। तो नोज से स्टोमक तक ट्यूब को इंसर्ट करना, दैट सिंपल वे वी कैन से नेजोगैस्ट्रिक। मैं यहां पर गैस्ट्रिक लावेज की बात करूंगा बच्चों, गैस्ट्रिक गावेज की बात करूंगा। एक एक स्टेप है आपको हर बनने वाले एमसीक्यू को भी डिस्कस करूंगा, ताकि ये टॉपिक फिनिश होने के बाद यू शुड फील योरसेल्फ प्राउड कि यस आई कैन डू। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्यूब फीडिंग से, आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू इंडिया। ऑलमोस्ट 1000 क्रॉस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें बच्चों। लाइक करना ना भूलें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डिसलाइक वाले डिसलाइक भी करते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट, एक एक वर्ड को नोट करते हैं ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो आप तो बच्चों रियल फाइटर हो। लाइक करना ना भूलें। राइट नाउ लाइक इट एवरीबॉडी। ओके फाइन। इंसर्ट फ्रॉम नोज टू स्टमक, दैट वी कैन से नेजोगैस्ट्रिक। मेन जो पर्पज है
नेजोगैस्ट्रिक और राइस ट्यूब का मैं बताऊं बच्चों आपको, तो एक तो है यूज टू इंट्यूबेट स्टोमक, एक तो स्टोमक को इंट्यूबेट करना, स्टोमक यदि फंक्शन अल्टर्ड हुए हैं तो उसको मिनिमाइज करना, नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना। सबसे खास बात है डीकंप्रेस स्टोमक बाय द रिमूविंग फ्लूइड और गैस टू प्रमोट एब्डोमिनल कंफर्ट। जैसे एक आप डिजीज पढ़ते हो बच्चों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? डीकंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीकंप्रेशन। तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा स्टोमक को डीकंप्रेस कर सकते हैं, फ्लूइड को रिमूव करके या गैस को रिमूव करके, ताकि कंफर्ट को प्रमोट किया जाए। ये इसका दूसरा पर्पज है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू अश्वथी नायर। डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो एस्पिरेशन का रिस्क ज्यादा होता है, तो हम लोग राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करके एस्पिरेशन की रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू द क्लाइंट हु आर अनेबल टू स्वेलो। वो पेशेंट जो मेडिकेशन को स्वेलो नहीं कर सकता, निगल नहीं सकता है, उस पेशेंट को राइस ट्यूब या ट्यूब फीडिंग के द्वारा मेडिकेशन को भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। निशा वेरी गुड इवनिंग डियर। एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ओके फाइन। तो ये कुछ कॉमन पर्पजेस थे जिसके लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं, और जिसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं राइस ट्यूब बोल सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब मैंने यहां पर पुट किया बच्चों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कुछ वो कंडीशंस होती है जहां पर राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर नहीं करते। ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंडीशन जहां पर राइस ट्यूब को अपन एडमिनिस्टर नहीं करते। आरती पांडे लव यू टू माय डियर। पहला लिखा बच्चों रीसेंट नेजल सर्जरी एंड सीवियर मिड फेस ट्रॉमा। देखिए नेजल सर्जरी में क्या हो सकता है बच्चों? डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम किसी पर्सन को था, तो हमने क्या किया? उसको सेप्टोप्लास्टी। क्या किया? सेप्टोप्लास्टी। डेफिनेटली सेप्टोप्लास्टी का काम क्या होता है? टू रिपेयर डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है नाक जो है इस तरीके से टेढ़ा होता है, उसको हम डीएनएस बोलते हैं, डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। और डिविएटेड नेजल सेप्टम वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं बच्चों? सेप्टोप्लास्टी करते हैं, सेप्टम को रिपेयर करते हैं, उस पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं। उसके अलावा यदि किसी पर्सन के नोज में पॉलिप था, रिमूव किया, तो अवॉइड करना है। इसके अलावा यदि मिड फेस ट्रॉमा है तो राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करने में अवॉइड करना है। इसके अलावा अजय चौधरी वेरी गुड इवनिंग डियर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने पुट किया बच्चों कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज। कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया। डेफिनेटली पेशेंट को यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग होने की रिस्क ज्यादा होती है, तो हम अवॉइड करते हैं। इट मे बी कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसके अलावा ईसोफेजियल वराइसिस। देखिए बच्चों ईसोफेजियल वराइसिस क्या है? सपोज ये पेशेंट का ईसोफेगस है, ये पेशेंट का ईसोफेगस है, ये पेशेंट का स्टोमक है, ये पेशेंट का ड्यूडिनम है, देन पेशेंट का जुजिनम है। गेट इट एवरीबॉडी? दूसरा ये पेशेंट का एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं बच्चों लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। और आप सभी को पता है लीवर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है एक तो पोर्टल वेन के द्वारा जाता है, और पोर्टल वेन के द्वारा लीवर को 80% ब्लड सप्लाई होती है। दूसरा लीवर को जो ब्लड सप्लाई है वो हिपेटिक वेन के द्वारा होती है बच्चों, हिपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है, और हिपेटिक आर्टरी के द्वारा जो है 20% सप्लाई है। और जो हिपेटिक आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है बच्चों वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो पोर्टल वेन के द्वारा जाता है वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। और ये ब्लड कहां जाता है बच्चों? लीवर को जाता है। किसको जाता है? लीवर को जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब लीवर को पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है तो पोर्टल वेन को ब्लड कौन देता है बच्चों? ईसोफेजियल वेन भी ब्लड किसको देती है? पोर्टल वेन को देती है। किसको देती है? पोर्टल वेन को देती है। अब यदि किसी पर्सन का लीवर काम करना बंद कर देगा तो पेशेंट के पोर्टल वेन का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ये जो पोर्टल वेन है इसका नॉर्मल प्रेशर होता है 5 से 10 mm of Hg। ये नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर बच्चों, पोर्टल वेन प्रेशर 5 to 10 mm of Hg या 7 से 14 सेंटीमीटर H2O, 7 से 14 सेंटीमीटर H2O, या हम बोल सकते हैं 5 से 10 mm of Hg। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि व्हाट इज द नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर, तो आपको आंसर पुट करना 5 to 10 mm of Hg। यदि सेंटीमीटर H2O में पूछे तो 7 से 14 सेंटीमीटर H2O। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। दूसरा
अब क्या हो, यदि पेशेंट का लिवर काम करना बंद कर दिया तो लिवर में ब्लड नहीं जाएगा, तो और इधर से पोर्टल वेन में ब्लड आ रहा है, तो पोर्टल वेन का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वी कैन से पोर्टल हाइपरटेंशन, और जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड वापस कहां पहुंचेगा बच्चों, इसोफेगस में, क्योंकि इसोफेजियल वेन से जो ब्लड आया वापस कहां जाएगा, इसोफेगस में। अब क्या होगा, इसोफेगस में वेन क्या हो जाएगी बच्चों, डायलेट हो जाएगी, टॉर्टस हो जाएगी, और धीरे धीरे ये वेन क्या होगी, रप्चर होगी, तो पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग होगी, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसोफेजियल वेराइसिस। क्या कहते हैं, इसोफेजियल वेराइसिस। थैंक यू सो मच तालीम। इसोफेजियल वेराइसिस हमेशा याद रखिएगा, ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है, लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। यदि पेशेंट का लिवर काम नहीं कर रहा है तो इसोफेजियल वेराइसिस हुआ, एसाइटिस हुआ, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो डेफिनेटली उसको ऑलरेडी इसोफेगस में ब्लीडिंग है, राइस ट्यूब को डालोगे तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, सीवियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। तो ये वो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जहां पर राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करना अवॉइड करते हैं। ओके फाइन। अब बात आती है कि राइस ट्यूब जब भी पेशेंट को देते हैं तो दो तरह की ट्यूब यूज करते हैं, दो तरीके की ट्यूब यूज करते हैं। एक सिंगल ल्यूमन होगा, एक डबल ल्यूमन होगा। दोनों के पर्पस अलग है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों का एडमिनिस्टर करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर आप देखिएगा ठीक से, टाइप ऑफ ट्यूब मैंने पुट किया है। यहां पर एक और ट्यूब दिख रहा होगा बच्चों, ये कॉमन राइस ट्यूब जो आप यूज करते हो, सिंगल ल्यूमन है, सिंगल ल्यूमन है, जो कॉमनली हम प्रीफर करते हैं। पुटेड हियर लेविन ट्यूब्स, लेविन ट्यूब्स। मैं दोनों के नाम बताऊंगा, स्लैम सम भी बताऊंगा। पहले मैं आपको लेविन के बारे में पढ़ाता बच्चों। लेविन जो है सिंगल ल्यूमन, यू कैन सी दिस इज द ल्यूमन, दिस इज द ल्यूमन, जो ओपनिंग होता है जहां से फूड को एडमिनिस्टर किया जा सके, फूड को रिमूव किया जा सकते, जो पाथवे होता है, जो वे होता है, दैट इज अ ल्यूमन, दैट इज अ ल्यूमन। आपने ब्लड वेसल्स में पढ़ा होगा, सबसे अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये जो स्पेस होता है ब्लड वेसल्स का, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ट्रेवल करता है। यहां पर भी आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स। ओके फाइन। दूसरा, इसका दो पर्पस है, इसके दो पर्पस है। एक तो आप गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करने में यूज कर सकते हो, और दूसरा ट्यूब फीडिंग देने में यूज कर सकते हो। That means you know everybody, gastric gavage और gastric lavage, दो टर्म्स आपने सुना होगा बच्चों। एक पढ़ा होगा गैस्ट्रिक गावेज, गैस्ट्रिक गावेज पढ़ा होगा बच्चों। एक आपने गैस्ट्रिक लावेज पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक लावेज पढ़ा होगा बच्चों। दोनों का मीनिंग लिटिल बिट देखिए। गावेज से याद रखना गिवन, और गिवन का मतलब देना, गिवन का मतलब देना। लावेज से याद रखना लीव, लीव का मतलब रिमूव करना, लीव का मतलब रिमूव करना। जैसे किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हो गया, किसी ने पॉइजन सब्सटेंस को इनहेल कर लिया, तो हम वहां पर क्या करते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक लावेज करते हैं, स्टोमक इरिगेशन करते हैं। और कोई पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड बाय द माउथ, पेशेंट माउथ के द्वारा फूड को नहीं ले पा रहा है, उस समय फूड को एडमिनिस्टर करते हैं, दैट वी कैन से गैस्ट्रिक गावेज। तो गावेज का मतलब दैट गिवन, लावेज का मतलब दैट वी कैन लिविंग या रिमूव। गेट इट एवरीबॉडी, ये दोनों का मीनिंग है। तो यहां पर यदि पेशेंट को हम सिंगल ह्यूमन की बात करें, एक तो स्टोमक कंटेंट को रिमूव करने में यूज कर सकते हैं, दूसरा यदि पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड बाय द माउथ, उस कंडीशन में पेशेंट को ट्यूब फीडिंग एडमिनिस्टर करने में किया जाता है। गेट इट एवरीबॉडी। तो ये दो पर्पज है सिंगल ह्यूमन का। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिंगल ह्यूमन, इसके दो पर्पज है। ओके फाइन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो मैं दोनों ट्यूब को एक साथ आपको पुट करूंगा, एक साथ पुट करूंगा। आप इमेज को देख के पता लगा सकते हो कि ये ट्यूब कौन सा, ये ट्यूब कौन सा है। ये गैस्ट्रिक लावेज में सिंगल ह्यूमन है या डबल ह्यूमन है। अदरवाइज यू कैन सी दिस इज द स्लैम सब ट्यूब, जिसको हम कहते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डबल ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं डबल ह्यूमन। हियर यू कैन सी एक तो वो लार्ज ह्यूमन जहां से गैस्ट्रिक कंटेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हो, दूसरा गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव कर सकते हो। इसके साथ दूसरी जो ओपनिंग है जिसको हम एयर वेंट बोलते हैं, ये क्या करती है, स्टोमक और बाहर के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का काम करती है। मैं इसका तरीका बताऊंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हियर यू कैन सी फर्स्ट ल्यूमन सक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ये जो ल्यूमन है जिसको आप गैस्ट्रिक कंटेंट को सक्शन करने में यूज कर सकते हो, गैस्ट्रिक कंटेंट को एडमिनिस्टर करने में यूज कर सकते हो। मैं यहां पर फर्स्ट ल्यूमन की बात कर रहा हूं। थैंक यू काजोल।
देन सेकंड ल्यूमन, इसको मैंने लिखा बच्चों एयर वेंट, याद रखना इसको पिगटेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम पिगटेल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिगटेल के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एयर वेंट का दूसरा नाम क्या, आपको आंसर पुट करना है पिगटेल। और हमेशा याद रखना जो पिगटेल होता है दैट ओपन टू द रूम एयर टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द स्टोमक। आपके स्टोमक के एटमॉस्फेरिक एयर और स्टोमक एयर के फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने का काम करता है, जिसको हम एयर वेंट या पिगटेल बोलते हैं। इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास बात है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, ये जो एयर वेंट है स्लैम सब ट्यूब का, not to be clamped and is to be kept above the level of stomach। एक तो इस एयर वेंट को स्टोमक के लेवल से ऊपर रखना, एयर वेंट को स्टोमक के लेवल से ऊपर रखना ताकि एटमॉस्फेयर स्टोमक की एयर को मेंटेन कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी क्लैम्प्ड, इसको क्लैंप नहीं करना है, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक और स्टोमक एयर का इंबैलेंस होगा, इट मे बी कैन कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एयर वेंट इज आल्सो नाउन एज वी कैन से पिगटेल। गेट इट एवरीबॉडी? या बिल्कुल, दिल्ली एम्स में भावेश डायग्राम आया था, यही तो खासियत है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके जेआईएनसी की, फालतू बातों पे भरोसा नहीं करते, दूसरों की बुराई करने में टाइम खराब नहीं करते, काम मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं, ताकि आप 1 घंटा भी जेएनसी को देना, वो जरूर कुछ आपको सिखाएं। पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करना, पढ़ाई के साथ साथ बड़ों का रेस्पेक्ट कैसे करना, बहुत सारी चीजें आप लर्न कर रहे हो। पढ़ते सबको ही है, एक क्वालिटेटिव पढ़ाई होती है और एक टाइम पास होता है, आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो। दूसरा, आपकी स्टडी के साथ बहुत कुछ लर्न कर रहे हो। As a teacher, what is your responsibility? As a parent, what is your responsibility? As a student, what is your responsibility? How to talk, how to walk, ये सब चीजें आप लर्न कर रहे हो आपकी जेएनसी से। हमेशा कहता हूं ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो जरूरी होता है किसी भी इंसान को सर्वाइव करने के लिए। और इस ऑल ओवर डेवलपमेंट में पढ़ाई के साथ साथ एटिकेट्स और रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बड़ों की रेस्पेक्ट करना, माँ बाप की इज्जत करना, सोसाइटी में रेस्पेक्ट करना, ईमानदारी से जीना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ये चीजें अपने अंदर जब डेवलप हो गई तो जिंदगी में हम किसी भी सिचुएशन से हार नहीं मान सकते। मैं कहता हूं ना किसी का बुरा करो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो। ये फालतू का टाइम जो है अपनी लाइफ को अपने को पीछे रख देगा। हर वो मिनट अपनी लाइफ में ऐड करो जिसमें तुम प्रोग्रेस कर सको, आगे बढ़ सको, सपनों को पूरा कर सको। ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव कुछ करना है, ना कुछ देखना है। मैं हमेशा कहता हूं नजर गोल पे होना चाहिए। ऑब्स्टेकल आएंगे, हटाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सफलता मिलनी तय। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। तो यहां पर मैंने 2 डिफरेंशिएट किया, एक मैंने आपको सिंगल ह्यूमन ट्यूब बताया, दूसरा मैंने आपको डबल ह्यूमन ट्यूब बताया। सिंगल ह्यूमन का काम था गैस्ट्रिक लावेज भी कर सकते हो, गैस्ट्रिक गावेज भी कर सकते हो। डबल ह्यूमन एक स्पेशल ह्यूमन था जिसको मैंने एयर वेंट का पिगटेल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जो एयर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। कभी भी क्लैंप नहीं करना, स्टोमक के लेवल से ऊपर पकड़ना। आपको अच्छे से पता है कि माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद में आपका कौन आ जाता है बच्चों? स्टोमक आ जाता है। यहां तक कोई क्वेरी नहीं, विल मूव फर्दर। ओके फाइन, ओके फाइन। देखिए मैंने दोनों ट्यूब का इमेज पुट किया, ध्यान से आप देख सकते हैं। यहां सिंगल ह्यूमन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसको लेविन, देखिए बच्चों लेविन ट्यूब बोलते हैं। और डबल ह्यूमन वाला क्वेश्चन एग्जाम आया है तो इसको स्लैम सम्प ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब के टाइप्स है। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डबल ह्यूमन भी पूछा जा सकता है, आपको सिंगल ह्यूमन भी पूछा जा सकता है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको गलत नहीं करना चाहिए, इमेज बेस पूछे चाहे थ्योरी बेस पूछे। ओके फाइन। अब इनके कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या होता है बच्चों, ट्यूब 2 टाइप्स की आती है, एक रबर की आती है और दूसरी प्लास्टिक की आती है। यदि रबर ट्यूब आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली रबर ट्यूब जो है वो सॉफ्ट होता है। रबर ट्यूब सॉफ्ट होता है तो आपको क्या करना है, आइस वाटर में प्लेस करना है। एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले आइस वाटर में प्लेस करना है। आइस वाटर में क्यों प्लेस करेंगे? ताकि ट्यूब जो है वो थोड़ा फर्म हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, इजी टू इंसर्शन हो जाए। बहुत ज्यादा सॉफ्ट ट्यूब होगा तो पाथवे को क्लियर नहीं कर पाएगा, छोटे से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ट्यूब जो है रुक जाएगा। तो हमेशा उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स?
दैट इज अ पुट ऑन आइस वाटर टू फॉर्मिंग द ट्यूब। गेट इट एवरीबॉडी? वहीं यदि रबर ट्यूब है, वहीं यदि आपको प्लास्टिक ट्यूब मिलता है तो प्लास्टिक ट्यूब को बच्चों वार्म वाटर में पुट करते हैं। क्यों करते हैं? उसको टू स्टिफ होती है इसलिए पुट करते हैं। यदि टू स्टिफ है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए पुट करते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि पेशेंट को रबर राइस ट्यूब का यूज करते हैं तो पहले आइस वाटर में पुट करके उसको फर्म करना है। दूसरा, यदि प्लास्टिक ट्यूब है और ट्यूब बहुत ज्यादा स्टिफ है तो उसको वार्म वाटर में पुट करना है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके फाइन। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं। मैंने नोट करके लिखा कि क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन डज नॉट रिक्वायर स्टेराइल टेक्निक बट विल यूज क्लीन टेक्निक। क्लीन टेक्निक का मतलब है यहां पर कोई पर्टिकुलर एसेप्टिक टेक्निक या स्टेराइल टेक्निक की जरूरत नहीं है। क्लीन कैच बोलते हैं, मतलब ग्लव्स वियर होने चाहिए, ट्यूब कवर आएगी, ग्लव्स में आपने जेली को पुट किया, लुब्रिकेंट किया, ट्यूब का टिप ओपन किया, आप डाल सकते हो। नो नीड टू टेक गॉस पीस और अदर स्टेराइल टेक्निक। इस एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है कि जब भी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों क्लीन टेक्निक। नो नीड फॉर एनी स्पेसिफिक एसेप्टिक टेक्निक। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं। लेंथ ऑफ ट्यूब है आइदर कैन बी मीडियम हो सकती है, जो हम कॉमनली कहां यूज करते हैं बच्चों, फीडिंग में, और आइदर लॉन्ग हो सकती है जो कहां यूज करते हैं, डीकंप्रेशन और एस्पिरेशन। देखिए डीकंप्रेशन का मतलब होता है लावाज। सिंपल वे में हम देखें लावाज, वी कैन से जब पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। यू नो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? इट इज ए इंटरप्शन इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट कंटेंट में इंटरप्शन हो जाना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर कहां होता है बच्चों, इलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहां होता है, सिग्मोइड कोलन। तो डेफिनेटली कंटेंट कहां कलेक्ट हो रहा है, स्टोमक में। अब उस कंटेंट को लावेज करेंगे ताकि पेशेंट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हो, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, डीकंप्रेशन। या किसी पेशेंट को आपको एस्पिरेट करना, या फिर किसी पेशेंट को क्या करना बच्चों, एस्पिरेट करना है। तो ये दो वो कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर लॉन्ग ट्यूब को यूज करते हैं। अदरवाइज हम मीडियम साइज का ट्यूब यूज करते हैं जब पेशेंट को राइस ट्यूब फीडिंग देना होता है। ओके फाइन। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मैं पुट करना चाह रहा हूं। मैंने यहां इमेज पुट किया, ये क्वेश्चन एग्जाम का। यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन मैं पुटअप करना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहां पर पढ़ रहे बच्चों राइस ट्यूब फीडिंग या नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। मैं आपको ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ट्यूब को जब स्टोमक में पुट करते तो बाहर से नोज के द्वारा पुट किया जा सकता है, माउथ के द्वारा पुट किया जा सकता है। फर्क इतना ही है, मेजरमेंट अलग होता है, मेजर करने का तरीका अलग होता है। मैं दोनों तरीके आपके सामने पुट कराऊं। हियर यू कैन सी, यहां पर मैंने एक इमेज पुट किया है। जब भी हम पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक, याद रखना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ट्यूब को एडमिनिस्टर करने से पहले ट्यूब की लेंथ को मेजर करते हैं कि कितनी लेंथ जब नोज से इंसर्ट करेंगे तो स्टोमक तक पहुंचेगी। उस पे हम एक निशान लगाते हैं, एक पॉइंट फिक्स करते हैं। उस पॉइंट तक जब हम ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद कंफर्मेटरी मेथड के द्वारा चेक करते हैं कि ट्यूब इट विल इन स्टोमक और इनटू द इंटेस्टाइन। ये जानना जरूरी होता है। हियर यू कैन सी, मैंने 3 स्टेप लिखा। सबसे पहले नोज, तो हम क्या करते हैं, टिप ऑफ द नोज को मेजर करते हैं बच्चों, ईयर लोब। ये आपका नोज है, नोज का ये टिप है, टिप से ये ईयर लोब। टिप ऑफ द नोज को हमने कहां मेजर किया बच्चों, ईयर लोब, और ईयर लोब से कहां मेजर करते हैं, जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस। और यहां पर एक पॉइंट नोट करते हैं, उतना ट्यूब जब हम नोज से इंसर्ट करेंगे तो कहां पहुंचेगा, स्टोमक में। कहां पहुंचेगा, स्टोमक में। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, सबसे पहले टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब से जिफाइड प्रोसेस, ईयर लोब टू जिफाइड प्रोसेस। याद होगा ये जो पेशेंट है और ये जो बोन दिख रहा है स्टर्नम, स्टर्नम का एंड वाला जो पोर्शन होता है उसको जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। ये वो मेजरमेंट है जब भी पेशेंट को राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करना होता है, ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले हम मेजरमेंट करते हैं। एक और तरीका देखिएगा, यहां पर मैंने राइस ट्यूब को पुट किया है। मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करना है, जहां पेशेंट का बलून होता है। कौन होता है बच्चों, जहां पेशेंट का बलून होता है उस ट्यूब का, वहां से मेजरिंग स्टार्ट करना है।
और कहां तक मेजर करना है, जहां पेशेंट का जिफॉइड प्रोसेस आ जाता है, फिर वहां पर क्या करें, पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट मार्क करने के बाद में उतना ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं तो एक अडल्ट में लगभग 54 सेंटीमीटर ट्यूब को इंसर्ट किया जा सकता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू कि एवरेज अडल्ट को कितना सेंटीमीटर राइस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है नोज के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 54 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा, 54 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपको सीधा पूछेगा हाउ टू मेजर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। एक और स्पेसिफिक पॉइंट यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं बच्चों, यदि पेशेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ध्यान से देखिएगा, यदि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का एडमिनिस्ट्रेट करना, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का, तो तरीका क्या होगा। सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब की हमें बात करनी है तो कहां से कहां हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। बहुत इजी तरीका है। ये जो चिन्ह होता है, लोअर लिप और चिन होता है, चिन से लेके जिफॉइड प्रोसेस तक, दैट वी कैन से फ्रॉम चिन ऑफ फेस से लेके जिफॉइड प्रोसेस, ये मेजरमेंट है। यदि पेशेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, हमने नेजोगैस्ट्रिक नाक से पुट नहीं करें, बट वी कैन पुट बाय द माउथ। जब माउथ के द्वारा ट्यूब को पुट करते हैं तो याद रखना चिन से लेके जिफॉइड प्रोसेस तक का मेजरमेंट करते हैं, फिर वहां पर पॉइंट नोट करके उतने ट्यूब को जब माउथ के द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ट्यूब कहां पहुंचेगा बच्चों, सीधा कहां पहुंचेगा, स्टोमक में। सीधा कहां पहुंचेगा, स्टोमक में। ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। इट मे बी चिन टू जिफॉइड प्रोसेस। बिल्कुल अंश, जागलान बहुत बढ़िया, अर्पिता बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा बहुत, गौतम शानदार, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बात आती पोजीशन। ऑलरेडी मैंने पोजीशन के टॉपिक में काफी अच्छे से आपको पढ़ाया था कि अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन। मैं यहां पर फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं बच्चों पोजीशंस के बारे में। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूब, ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ द ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां पर देखना चाहते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोजीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब, हाई फाउलर। आप सभी को पता है हाई फाउलर जो बच्चों वो 80 to 90 डिग्री एंगल पे होता है, लाइक दैट। दिस इज द हाई फाउलर। हाई फाउलर का मतलब सिटिंग, एकदम बैठना। मैं हर बार जिक्र किया है, जब भी पेशेंट को हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किसको, राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तब हाई फाउलर देते हैं। वहीं यदि बच्चों इरिगेशन एंड ट्यूब फीडिंग, मतलब जब पेशेंट को स्टोमक वॉश करना है या पेशेंट को फीडिंग देना, दो तरीके, या तो स्टोमक को वॉश करना है या पेशेंट को फीडिंग देना है, उस समय हम क्या करते हैं, हेड को एलिवेट करते हैं 30 to 45 डिग्री। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी फाउलर। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ट्यूब को एडमिनिस्टर करते समय हाई फाउलर, फीडिंग देते समय सेमी फाउलर, स्टोमक वॉश करते समय, इरिगेशन करते समय सेमी फाउलर। सेमी फाउलर ऑप्शन नहीं होता तो फाउलर। बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेमी फाउलर है। मैंने दोनों पुट किया बच्चों, बस बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेमी फाउलर। यदि सेमी फाउलर ऑप्शन नहीं है तो फाउलर, क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फाउलर पोजीशन 45 to 60 डिग्री एंगल पे होती है। सेमी फाउलर मैंने 30 से 45 डिग्री एंगल पे पुट किया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यू विल बी रेडी योरसेल्फ टू फाइट every MCQ which is coming in your competitive exam। लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं भरोसा करें, ट्रस्ट करें, एक जगह करें। और अभी भी बता रहा हूं, विजिटिंग स्टूडेंट बनना जिस दिन बंद कर दिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। बस जरूरत है टिक करके एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट, एक गुरुकुल को फॉलो करना। वर्षा सिंह डोनेटिंग 19 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू वर्षा। तो आपसे भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे जेएनसी को फॉलो करते हैं, मुझे पता वो ट्रू हार्टेड स्टूडेंट है, वो दिल से प्यार करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दे ताकि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो। बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आदत नहीं सुधरी, आदत सुधारे। मैं कहता हूं सारे लोग अच्छा पढ़ाते, जहां आपका मन करे वहां पढ़े, बट टिक के पढ़े बच्चों। और आपको हक है, यू शुड बी इवेलुएट फॉर एवरी यूट्यूब चैनल, एवरी कोचिंग, बट एक जगह टिक जाए आपकी लाइफ बन जाएगी। वरना आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि राइट आंसर क्या है।
Rinku Roy donating 100 rupees to the JNC Student Fund. Thank you so much, fighter Rinku Roy. Thank you, my dear. Okay, fine. अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट और पुट करना चाहता हूं. एक क्वेश्चन आता है, when providing care, आप पेशेंट को किसी भी प्रकार के केयर दे रहे, चाहे हो बैक केयर हो, बेड बाथ हो, इवन वी कैन से हेयर केयर हो, तो आपको क्या करना है? बेड बाथ लिखा मैंने, चेंजिंग लिनन लिखा है, उस समय फीडिंग जो दे रहे हैं उसको शट ऑफ कर देना है. क्या कर देना बच्चों? फीडिंग को क्या कर देना? शट ऑफ कर देना, मतलब बंद कर देना है, ताकि पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो. ये एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट, यू शुड शट ऑफ द फीडिंग to prevent aspiration. It's your own responsibility, my loving future nursing officers. ये आपकी जवाबदारी है इस तरह की कंडीशन में खुद को एज ए नर्स प्रूव करने की. You should shut off the feeding. It will prevent for aspiration. Okay, fine. अब क्या होता है बच्चों कि आप जब भी पेशेंट को प्रिडिक्टेबल पर्सन, क्या बात है, 20 rupees to the JNC Student Fund. Thank you so much, predictable person. You are the part of JNC family. अंजलि तिवारी, thank you so much. टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यदि किसी पेशेंट को हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो यहां पर बहुत सारे बेसिक पैरामीटर अपने को जानने की जरूरत है. सबसे पहले मैंने पुट किया है बोलस. ये बोलस वर्ड का मतलब होता है एक साथ ज्यादा अमाउंट. बोलस का मीनिंग होता है बच्चों एक साथ ज्यादा अमाउंट या लार्ज अमाउंट जब भी देना होता है उसको बोलस कहते हैं. क्या कहते हैं? बोलस. वी कैन से लार्ज अमाउंट बोल सकते हो, लार्ज अमाउंट बोल सकते हो. यदि किसी पर्सन को लार्ज अमाउंट में फीडिंग देना है, एडमिनिस्टर ओवर 30 to 60 मिनट पीरियड एवरी 3 to 6 आवर्स, मतलब कम से कम उसको फीडिंग को 30 से 60 मिनट तक एडमिनिस्टर करना है. जब बोलस जब भी देते हो, नर्सिंग ऑफिसर रेनू सेन, लव यू टू माय डियर, थैंक यू सो मच. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर मैं पुट किया, एडमिनिस्टर ओवर 30 to 60 मिनट पीरियड एवरी 3 to 6 आवर. जब भी हम बोलस देते हैं, यहां पर एक डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेन क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन फॉर 30 मिनट आफ्टर फीडिंग. मतलब जब भी आपने एक साथ ज्यादा अमाउंट दिया तो रीगर्जिटेशन होने के चांसेस होते हैं. तो पेशेंट को क्या करना बच्चों? अगले 30 मिनट तक कौन सा हाई फाउलर पोजीशन देते हैं. प्रेम डोनेटिंग 60 rupees टू द JNC स्टूडेंट फंड. थैंक यू सो मच प्रेम, यू ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर फैमिली. तो ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी पेशेंट को बोलस फीडिंग देते हैं, ज्यादा अमाउंट में फीडिंग देते हैं, तो हाई फाउलर पोजीशन में रखना होता है 30 मिनट तक टू प्रिवेंट रीगर्जिटेशन या वी कैन से बैकफ्लो. इसके अलावा यदि आप किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहे हो, एक बार आपने पेशेंट को सपोज ड्रिप को डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया राइस ट्यूब के साथ, तो कंटिन्यू फीडिंग चल रहा है. यदि आप किसी पर्सन को कंटिन्यू फीडिंग पुट कर रहे हो, यू शुड एडमिनिस्टर कंटिन्यूअस फीडिंग फॉर 24 आवर्स. तो डियर नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? यू कैन सी कीप द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन एट ऑल टाइम. ये दोनों डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. पहला मैंने पुट किया बच्चों, ज्यादा अमाउंट में जब भी आप पेशेंट को फीडिंग देते हो, फीडिंग देने में कम से कम 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है, और फीडिंग देने के बाद पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में 30 मिनट तक रखना होता है. यदि किसी पेशेंट को लगातार फीडिंग चल रही है, कंटिन्यूअस फीडिंग चल रही है, उस पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है. 24 आवर की फीडिंग है तो लगातार आप सेमी फाउलर पोजीशन में रख सकते हो. ये दो क्राइटेरिया जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यदि ये रिपीट होता तो आप दोबारा गलती ना करें. इसके अलावा बच्चों एक आता है साइक्लिकल, मतलब डे का होता है या नाइट का होता है, एक साइकिल के अकॉर्डिंग सेट किया है. मैं लिखा है एडमिनिस्टर इन डे टाइम और नाइट टाइम फॉर द अप्रोक्सीमेट 8 to 16 आवर. लगभग 8 से 16 घंटे की साइकिल से आप साइक्लिंग फीडिंग दे सकते हो बच्चों. साइक्लिंग फीडिंग बिल्कुल गौतम, JINC रॉक. और मैं कहता हूं JINC जो कहता है वो करता है. यहां सिलेक्शन अनलिमिटेड है. जैसे जैसे डाटा पहुंचेगा आप तक पहुंचाऊंगा बच्चों. एक रियल सिलेक्शन. वादे और बड़ा फेंकना नहीं आता, बट सच का सामना करने में बड़ा मजा आता है, और सच बोलने में उससे ज्यादा मजा आता है कि जो है सामने है, जो सिलेक्शन हुए आपके सामने है, और ये आप में से ही जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ये उन्हीं बच्चों की भेजी हुई इंफॉर्मेशन है.
और मैं कोशिश करूंगा और बेस्ट करूं आप लोगों के साथ, और बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूं। अगली बार गिनने वाले थक जाए कितने सिलेक्शन हुए, और हमेशा यही नियत रहती, यही कोशिश होती है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, भरोसे का दूसरा नाम आपका जयंसी है। जिस पे आपने भरोसा किया है उसकी जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। झूठे वादे ना करें, वादे वही करें जो निभा सके, ताकि आपका फ्यूचर बन सके। मेरा कोई हक नहीं मैं आपके फ्यूचर से खेलूं, मेरा कोई हक नहीं मैं आपको गलत डाइवर्ट करूं, मेरा कोई हक नहीं मैं आपको गलत रास्ते पे पहुंचाऊं। यदि मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए तो आपको आगे बढ़ा सकता हूं, सही ट्रैक पे चला सकता हूं। जितना मैं कर सकता हूं करने की कोशिश कर सकता हूं, बस आप फॉलो करते हो, आप मानते हो, उसका नतीजा आप सब लोगों के सामने। आज कहीं भी जेएनसी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कहीं बैठा होगा ना, एक बार आगे पूछेगा जेएनसी क्या है, वो पूरी कुंडली खोल देता है, पूरा बही खाता खोल रख देता कि दिस इज द पावर ऑफ जेएनसी, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ जेएनसी, ये जेएनसी है। और इसी को मैं कहता हूं एक परिवार, एक फैमिली, एक अपनापन, एक हार्ट टचिंग एनवायरमेंट जो आप लोगों ने दिया है, जो जेएनसी परिवार ने आप लोगों तक पहुंचाया। भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बच्चा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों आप लोगों के लिए। तो साइक्लिकल में मैंने 8 to 16 आवर का ड्यूरेशन बताया। यहां पर डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहां पर इन्फ्यूजन फीडिंग पंप यूज करना है, क्योंकि जब 8 से 16 घंटे का साइकिल हम फॉलो करते हैं तो वहां पर इन्फ्यूजन पंप में एक अमाउंट को सेट कर देते हैं, वो 8 आवर्स या 16 आवर में फिनिश हो जाता है, क्योंकि वे कैन नॉट अवेक ऑल द टाइम। तो इस कंडीशन में ये इन्फ्यूजन पंप यहां पर यूज करते हैं। तो मेरा 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पर पुट किया है। बोलस फॉर्म में देते समय ध्यान रखना है, बोलस फॉर्म देने के तुरंत बाद पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। कंटिन्यूअस फीडिंग में पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और जब साइक्लिक फीडिंग पेशेंट को देना होता है तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? इन्फ्यूजन फीडिंग पंप का यूज करते हैं, जब भी पेशेंट को साइक्लिकल फीडिंग एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों की लुब्रिकेट। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा है। जब भी हम पेशेंट को, पहले हमने क्या किया, राइस ट्यूब लिया, राइस ट्यूब लेने के बाद में पोजीशंस भी हो गया, अब लुब्रिकेंट, उसके बाद साइज भी बताऊंगा। लुब्रिकेंट पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब भी पेशेंट को आप राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हो तो कितना लुब्रिकेंट और किस में लुब्रिकेट करते हो। यहां पर देखिएगा 4 to 6 इंच बच्चों, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। 4 to 6 इंच का मतलब 1 जो इंच होता है बच्चों बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। शिखा सिंह, गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो आप। मैंने यहां पुट किया बच्चों 4 to 6 इंच। अब आपका एक सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी पेशेंट को कि कौन सी जेली यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच जेली विल यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब? तो आपको आंसर लिखना बच्चों वाटर सॉल्यूबल जेली। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। वाटर सॉल्यूबल जेली विथ VKSH2O। कभी कभी हम इसको KY जेली के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, KY जेली के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा कि राइस ट्यूब में जाइलोकिन जेली यूज करेगा। जाइलोकिन जेली का पर्पज है फॉर द कैथेटराइजेशन। याद रखना, जब भी हम जाइलोकिन जेली का बात करें बच्चों, जाइलोकिन जेली की हम बात करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन लिखना है। ये बहुत बड़ा डाउट जो हमेशा दिमाग में चलता है उसको क्लियर करिएगा। हम यहां पर वाटर सॉल्यूबल जेली यूज करते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम में KY जेली के नाम से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। इवन एक और बात आपको बता दूं, जब भी आप पेशेंट को सक्शन करते हो, जब भी आपको पेशेंट को सक्शन करते हो तो भी बच्चों वाटर सॉल्यूबल जेली का यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर यू आर डूइंग सक्शन टू द पेशेंट यू शुड यूज water soluble jelly. Whenever you are doing administration of rice tube, you should use water soluble jelly. That kind of question they are asking in your competitive exam. मैंने यहां पर मेंशन किया है KY जेली लिखे तो कंफ्यूज मत होना, बट जाइलोकिन जेली कहां पर पुट करेंगे? जाइलोकिन बच्चों कैथेटराइजेशन में। कहां पर पुट करेंगे? कैथेटराइजेशन में। When we should administer catheter to the male or female patient, need to be used xylocaine jelly, because xylocaine क्या बच्चों? ये एनेस्थेटिक एजेंट क्या है? एनेस्थेटिक एजेंट। और याद रखना एनेस्थेटिक एजेंट में भी याद रखना ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। क्या है बच्चों? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। इसलिए हम कहां यूज करते हैं? ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। ओके फाइन।
एक और क्वेश्चन यहां पर पुट किया है, कभी भी ऑयल सॉल्यूबल जेली को यूज नहीं करना है। जाइलोकिन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑयल सॉल्यूबल, क्योंकि ऑयल सॉल्यूबल जब भी हम किसी पर्सन को याद करेंगे, इट मे बी कैन कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशन। क्या करेगी? बिकॉज द रिस्क ऑफ निमोनिया इट कैन ट्यूब एक्सीडेंटली स्लिप इनटू द ब्रोंकाई। क्या होगा बच्चों? ये जो दिख रहा है ये ट्रैकिया है, और ये जो दिख रहा है इसोफेगस। यू कैन सी दिस इज द ट्रैकिया, दैट इज द इसोफेगस, दैट इज द इसोफेगस। और यहां पर जो दिख रहा है बच्चों एपिग्लोटिस, क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। अब क्या होगा, यदि हमने किसी पेशेंट को ऑयल जेली यूज किया और जैसे ही ट्यूब को इंसर्ट किया, ट्यूब को जाना तो कहां था? इसोफेगस में, और वो कहां पहुंच जाएगा? वो ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलाई, एंटर कहां हो गए बच्चों? लंग्स में। कहां एंटर हो गया? लंग्स में। और ये क्या कॉज कर सकता है? निमोनिया कॉज करता है, और निमोनिया में भी एस्पिरेटरी निमोनिया कॉज कर सकता है। निमोनिया में भी बच्चों एस्पिरेटरी निमोनिया कॉज कर सकता है। याद रखने, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि कभी भी किसी पेशेंट को ऑयल सॉल्युबल जेली यदि यूज करते हैं, इट मे बी कैन कॉज दैट इज अ निमोनिया, और निमोनिया आर रिस्पॉन्सिबल, इट अल्टर्ड योर लंग्स फंक्शन। तो ये दो स्पेसिफिकेशन मैंने यहां पर पुट किया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तालिब ईसीजी जेली जो है वो ईसीजी में यूज करते हैं, उसका काम होता है फॉर गुड कंडक्शन। ये क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं। ईसीजी जेली जो है, ईसीजी जेली ड्यूरिंग ईसीजी यूज करते हैं, और इस ईसीजी जेली का काम क्या है? गुड कंडक्शन, इंपल्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है, इसलिए वहां पर हम ईसीजी जेली यूज करते हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ राइस ट्यूब। ये सीधा पूछते हैं, आपको आंसर क्या लिखना? 125 सेंटीमीटर। सीधा एमसीक्यू बच्चों। दे आर डायरेक्टली आस्क व्हाट इज द लेंथ ऑफ, एक एवरेज लेंथ राइस ट्यूब की कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने सूचर पढ़ा था, और सूचर की लेंथ मैंने कितनी बताई थी बच्चों? 15 इंच। सूचर जो है, सूचर मटेरियल जो होता है, मटेरियल जो है उसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? 15 इंच। और आपसे पूछेंगे राइस ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 125 इंच। और कितना राइस ट्यूब हम नॉर्मली इंसर्ट करते हैं? 125 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है, और 54 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। ये 3 एमसीक्यू यहां पर बनते हैं एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ राइस ट्यूब 125 सेंटीमीटर। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कितना राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तो 54 सेंटीमीटर। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सूचर मटेरियल। आपको आंसर लिखना 15 इंच। तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू है। आई होप यू पीपल विल डू द राइट आंसर एवरीबॉडी। अब बात आती है कि जब भी हम पेशेंट को राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, तो इस ट्यूब का साइज क्या होना चाहिए? कॉमन साइज क्या होना चाहिए? मैं जो साइज अवेलेबल वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। 6, 8, 10, 12, 14 और 16 फ्रेंच। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ राइस ट्यूब, ये पूछा जा सकता है कि राइस ट्यूब की साइज का यूनिट क्या होता है। तो कॉमनली हम फ्रेंच को प्रीफर करते हैं। चाहे कैथेटराइजेशन के टाइम पड़े तो कैथेटर का भी यूनिट फ्रेंच होता है, और यहां पर राइस ट्यूब का भी यूनिट जो बच्चों फ्रेंच होता है। 6, 8, 10, 12, 14, 16 मैंने आपके सामने पुट किया। देन 12 फ्रेंच की जो ट्यूब होगी, ध्यान से देखना बच्चों, 12 फ्रेंच की जो ट्यूब होगी, या 12 फ्रेंच से ज्यादा की जो ट्यूब होगी, 14, 16 लाइक दैट, उसका यूज है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और रिमूवल ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। स्टोमक को डिकम्प्रेस करना और स्टोमक में प्रेजेंट एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रिमूव करना, ये पर्पस है। ये पर्पस है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि व्हाट काइंड ऑफ, या कॉमनली कितना फ्रेंच का राइस ट्यूब है जो हम प्रीफर करते हैं फॉर डिकम्प्रेशन और टू रिमूवल ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, तो आपको आंसर क्या लिखना? 12 फ्रेंच। क्या लिखोगे बच्चों? 12 फ्रेंच। ओके फाइन। इसके अलावा आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन साइज इन अडल्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 14 और 16। सीधा पूछेंगे कि जब भी हम अडल्ट में यूज करते हैं बच्चों, तो अडल्ट में कॉमनली कौन सा साइज का राइस ट्यूब प्रीफर करते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे तो आप हंस के लिख सकते हो 14 to 16 फ्रेंच। मैं बताना चाहता हूं, जब हम कैथेटराइजेशन की बात करें, तो कैथेटराइजेशन बच्चों मेल और फीमेल में अलग अलग नंबर की यूज करते हैं। मेल में 16 to 18 फ्रेंच का हम यूज करते हैं, और यदि हम फीमेल की बात करें तो 14 to 16 फ्रेंच का यूज करते हैं।
यदि हम बात करें बच्चों चिल्ड्रन में, यदि हम बात करें चिल्ड्रन में तो 6 to 8 फ्रेंच का यूज करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट को रिलेटेड है। ये कैथेटाइजेशन के बारे में क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कैथेटर या व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ कैथेटर विल यूज मेल पेशेंट में, तो आपको 16 to 18 फ्रेंच पुट करना है। और आपसे पूछे एग्जाम में फीमेल में तो आपको 14 to 16 पुट करना है। यदि आपसे पूछे बच्चों चिल्ड्रन में तो आपको 6 to 8 पुट करना है। ये कैथेटर की मैं साइज डिफरेंट क्राइटेरिया में आपको पुट कर रहा हूं। नीचे मैंने पुट किया है कि मोस्ट कॉमन साइज अडल्ट में कौन सा यूज करते हैं, फ्रेंच के बारे में यहां पर पुट किया। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट किया है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो दीज आर द पैरामीटर विल यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गेट इट एवरीबॉडी, गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। तो यहां तक जो आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज पढ़े राइस ट्यूब के बारे में वो फिनिश करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, राइस ट्यूब का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। कल हम पढ़ेंगे राइस ट्यूब का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन और उसके साथ में आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, ताकि ये टॉपिक आप लाइफ टाइम नेवर फॉरगेट के रूप में रखें। मेरी कोशिश लगातार बनी होगी, मेरी मेहनत आपके लिए लगातार बनी होगी, आपको भरोसा दिखाना है। और आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लगभग 80,000 सब्सक्रिप्शन आज पूरे हो रहे हैं आपके जेएनसी के, और आपने लोकल से पेंडेमिक बना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है क्विकली 1 लाख रीच करना, देन 5 lakhs, then 10 lakhs. We will finish first goal, then make new goal, then make new goal, we'll go further. ये तरीका होगा बच्चों। आपकी जिम्मेदारी आपको अपने चैनल को उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाएं जिनको रियल में रिक्वायरमेंट है, रियल में जरूरत है, नीडफुल है। उन बच्चों को जरूर ये इंफॉर्मेशन दें कि आपका जेएनसी आपका इंतजार कर रहा है। जुड़िए जेएनसी परिवार के साथ, करें अपने सपनों को साकार। यही जेएनसी की कोशिश होगी। तो एक बार आप सभी, जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेएनसी है तो मुमकिन है। और ये सीएचओ एमपी में करके दिखाया, अब बारी है राजस्थान के रिजल्ट की। आप गिन नहीं पाओगे बच्चों, अनलिमिटेड बच्चे वहां पर भी सिलेक्ट होंगे। ईएसआईसी नेक्स्ट की तैयारी कंटिन्यू चल रही है, सीआरपीएफ की तैयारी कंटिन्यू चल रही है, अभी जो एनएचएम की वैकेंसी है एमपी की, उसकी तैयारी भी कंटिन्यू है। फॉलो करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना ना भूलें, बड़ों का आदर करें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, खुश रहिएगा। और कोविड-19 में अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो बच्चों, आप ही मेरी एनर्जी हो, और आप ही मेरा वर्ल्ड हो। खुश रहिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा इसी टॉपिक के फर्दर पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग सर।